हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, ग्लैंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग कवर कर रहे थे घटना चक्र का लेटेस्ट एडिशन, जो कि 2023 का लेटेस्ट एडिशन है और जिसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को सबसे पहले कवर कर रहे थे, जिसमें लगभग 11 से 12 क्लासेस हो चुकी हैं। लेकिन मैं पिछले कुछ क्लासेस में आप लोगों से डिमांड पूछ रहा था कि इसी के पैरेलल हम लोग एक दूसरी घटना चक्र की सीरीज भी शुरू करेंगे, जिसमें कुछ लोगों ने हिस्ट्री का, कुछ लोगों ने पॉलिटी का, कुछ लोगों ने साइंस का। तो मैंने आपसे कहा भी था कि जिस पे सबसे अधिक वोट होंगे या जिसकी सबसे अधिक डिमांड होगी तो हम उसे साथ में शुरू करेंगे ज्योग्राफी के साथ। तो सबसे अधिक जो आप लोगों के प्यारे कमेंट आए वो आए हैं साइंस के लिए। तो हम लोग आज साइंस की घटना चक्र को लेकर शुरू करेंगे और ये ध्यान दीजिएगा, इंडियन ज्योग्राफी भी साथ में चलती रहेगी। तो ये 1990 से लेके जनवरी 2023 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रीलिम्स के स्तर पे या यूपीपीसीएस की जो मुख्य परीक्षा होती थी 2017 तक ऑब्जेक्टिव, उन सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत बायोलॉजी सबसे पहले शुरू करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग यूपीपीसीएस 2024 को टारगेट कर रहे हैं या फिर आरओ को टारगेट कर रहे हैं या फिर आपका टारगेट अगर 69वीं बीपीएससी है, तो इन सभी एग्जाम्स में सबसे अधिक जो रोल प्ले करती है वो बायोलॉजी करती है। और बायोलॉजी जो है कि जहाँ पे जीवाणु, पादप, मनुष्य, उत्पत्ति, आनुवंशिकता, रोग, विटामिन, इन सभी चीज़ों से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो समय रहते अगर हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर को जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे तो आपका रिवीजन भी बेहतर हो सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम बायोलॉजी के सेगमेंट को, और इसी के साथ साथ हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लासेस चल रही हैं उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आप लोग यूपीएससी 2024 के लिए करंट अफेयर्स को टारगेट कर रहे हैं तो विजन आईएएस की सबसे बेस्ट मैगजीन जो आती है पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको कहीं भी हिंदी मीडियम में नहीं मिलेगी, केवल हमारे चैनल पर बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप लोग विजिट भी कर सकते हैं, बहुत सारा आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है, समर्थन भी मिल रहा है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि वो और भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे विजन आईएएस की मैगजीन को केवल हिंदी में नहीं, केवल इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। हिंदी में कुछ ही एक दो चैनल हैं जो वो भी ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज बायोलॉजी की क्लास को। तो हमारा आज का ये लेक्चर है जीव विज्ञान के अंतर्गत। सबसे पहला जो लेक्चर होगा या पहला चैप्टर है जीव विज्ञान की शाखाएं यानी उप शाखाएं, क्योंकि बायोलॉजी का मतलब हो गया जैविक घटकों की जानकारी के बारे में, लेकिन उसमें भी कई प्रकार के जैविक घटक होते हैं, जैसे मनुष्य होते हैं, स्तनधारी होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, पौधे होते हैं, जिसमें भी जीवन पाया जाता है। उन सभी के अलग अलग भागों के कुछ शाखाएं होती हैं, उनके अध्ययन करने की प्रणाली होती है, तो वहाँ से उन सभी के प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए पहला जो चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा जीव विज्ञान की उप शाखाएं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, इसको हम लोग जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, और मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया है जिस पर आप मैसेज कर सकते हैं केवल, और वहाँ से आप पीडीएफ के लिए जानकारी ले सकते हैं और पीडीएफ वहाँ से ले भी सकते हैं। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्योग्राफी की क्लास का भी लिंक मैं लगा दूंगा, आप वहाँ से भी उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज की क्लास को। सामान्यतः विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। विज्ञान का मतलब क्या होता है? जब भी किसी विषय के बारे में हम सिस्टमैटिक तरीके से या एक्सपीरियंस के बेस पे अनुभव के रूप में या क्रमबद्ध तरीके से जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। सामान्यतः इसमें दो प्रकार के विज्ञान होते हैं, एक होता है नेचुरल साइंस और दूसरा होता है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस में जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र, इन सभी प्रमुख विषयों को रखा जाता है। लेकिन जो नेचुरल साइंस है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीन प्रमुख विषय आते हैं। और इन तीन प्रमुखों में भी आप देखेंगे कि प्रकृति विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं जैसे फिजिकल साइंस हो गया तथा लाइफ बायोलॉजिकल साइंस यानी कि लाइफ साइंस में विभाजित होती है, जो पुनः कई शाखाओं और उप शाखाओं में विभाजित हो जाती है। हालांकि लैमार्क और ट्रेवेरियस नामक दो वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। आपसे कई बार पूछ लेता है कि बायोलॉजी तो आप लोग पढ़ते हो, लेकिन ये बायोलॉजी जो शब्द है, जीव विज्ञान है, यह सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो लैमार्क का नाम आएगा और ट्रेवेनियस का नाम आएगा। तो ये दो वैज्ञानिकों के नाम याद रखिएगा। और अब हम देखते हैं इसकी शाखाएं। जैसे सबसे पहले पूछा जा रहा है जूलॉजी। जू का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जब आप जू में जाते हैं तो आप वहाँ पे चिड़ियाघर में चिड़िया देखते हैं, पक्षी देखते हैं, जानवर देखते हैं, विशालकाय हाथी देखते हैं, और साथ ही साथ आप हर प्रकार के स्तनधारी और जो है कि सरीसृप प्रकार के जीवाणु मतलब जीव जंतु देखते हैं। पेड़ पौधे तो नहीं देखते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे देखने के लिए आपको बोटेनिकल गार्डन जाना होता है जहाँ पे वनस्पतियाँ लगी होती हैं। तो जूलॉजी का मतलब ही हो गया जो जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं।
और बॉटनी का मतलब हो गया जो बायोलॉजिकल होते हैं, अर्थात कि बोटेनिकल गार्डन जो होते हैं, वनस्पति विज्ञान होती है, तो वहाँ पर पादपों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो यही जो है कि प्रश्न आपसे बनते हैं और मैं आपको प्रश्न उत्तर जब कराऊंगा तो वहाँ दिखाऊंगा कि किस प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न इससे पूछता है। अगला है आपका पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी। अब यहाँ पर जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, जंतु और पादप। जीवाश्म किसे कहते हैं? जो जीवों के अस्म होते हैं, यानी कि जो जीवों के अंश होते हैं एक तरीके से, और वो जीव जो एक जमाने में जीवित थे लेकिन अब वो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, चाहे वो जंतु के स्तर पे हो या वो पादप के स्तर पे हो, तो इनके बचे हुए अंश को हम जीवाश्म कहते हैं और इसके अध्ययन को हम लोग पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं, और एक और है आपका पेलियोबॉटनी। अब देखिए यहाँ पे पेलियोबॉटनी, बॉटनी का मतलब ही हो गया कि वनस्पति से संबंधित है, तो पादप के जीवाश्मों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम पेलियोबॉटनी कहते हैं। और अगर केवल बॉटनी की बात करेंगे तो जो जीवित पादप हैं, जो इस समय जीवित हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनकी हम जानकारी इसमें अध्ययन करते हैं। तो पैलियो का मतलब क्या होता है? जो जीवाश्म होते हैं, और बॉटनी का मतलब पादप के जीवाश्म। इकोलॉजी की बात करेंगे तो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। अर्थात इकोलॉजी और एनवायरनमेंट जो हम लोग पढ़ते हैं, तो इकोलॉजी का मतलब हो गया पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है सजीवों के ऊपर, जैविक घटकों के ऊपर, उनके अध्ययन को करते हैं। वहीं जेनेटिक्स की बात करेंगे तो जेनेटिक का अगर आप एक वर्ड आगे निकालिए, जीन, यानी जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा इसकी वंशागति का अध्ययन हम करते हैं। जेनेटिकली जो है कि उसमें हम अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो फिजियोलॉजी का मतलब हो गया शरीर के विभिन्न भागों के कार्य और कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। जब आप कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो जनरली आपको कहाँ सबसे पहले भेजा जाता है? ओपीडी में भेजा जाता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि बाह्य रोगी बहिरंग जो होता है, और वहीं पे फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जो अलग अलग बॉडी के पार्ट के डॉक्टर बैठते हैं, जैसे कान के, आँख के, पेट के, पैर के, सर के, हर प्रकार की बीमारी के डॉक्टर्स बैठते हैं, तो उन्हें फिजियोलॉजी कहा जाता है। फिर उसके बाद पेडोलॉजी होता है। पेडोलॉजी का मतलब होता है मृदा और मृदा निर्माण और मृदा के प्रकार का अध्ययन करना, अर्थात कि मिट्टी से संबंधित जो भी गतिविधि होती है उसके बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम पेडोलॉजी कहते हैं। जब मैं एमसीक्यूज कराऊंगा दोस्तों अभी इसके, तो आपको इसी क्लास में ही तैयार करके चलना है इस चीज़ को, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे फिर बाद में पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। अब जैसे आप लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, इन सभी में तो डायरेक्टली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न जब बनते हैं तो 1 नंबर का प्रश्न आपका गलत हो जाता है अगर आपकी तैयारी नहीं रहती है या क्लियर याद नहीं रहता है तो। और चलिए अगला टॉपिक है आपका जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी का मतलब होता है जब मनुष्य वृद्धावस्था की ओर चलता है, उसके काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक और जैविक पहलुओं का अध्ययन। तो इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट नहीं देगा, केवल ये देगा कि वृद्धावस्था के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं। इथोलॉजी की बात करेंगे तो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन करना, यानी कि ये व्यवहार का अध्ययन करता है। बायोनिक्स की बात करेंगे तो जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों और अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना, इंजीनियरिंग मैकेनिज्म का निर्माण करना ही बायोनिक्स कहलाता है। जैसे मैकेनिक्स होता है वैसे बायोनिक्स होता है। और बायोनोमिक्स क्या होता है? जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है जीवधारियों का, तो इसे हम कहते हैं बायोनोमिक्स। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे भी एग्जाम्स में, और अभी हम एमसीक्यूज में भी देखेंगे। अगला होता है मायोलॉजी। मायोलॉजी का मतलब होता है मांसपेशी। तो मनुष्यों की जो मांसपेशियां, पेशियां होती हैं, उनके अध्ययन को हम लोग मायोलॉजी कहते हैं। और एक होता है मेमोलॉजी। मेमोलॉजी का मतलब होता है ममाल्स। ममाल्स होते हैं स्तनधारी जंतु, उनका अध्ययन करते हैं। बायोनॉमी में क्या होता है? जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। बायोमेट्री का मतलब गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करना। फ्रेनोलॉजी ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन करता है, यानी कि जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी वो तो होते हैं किडनी में, लेकिन फ्रेनोलॉजी जो होते हैं तंत्रिका तंत्र, उनका अध्ययन करता है। फिर आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट एंथोलॉजी। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। एंथोलॉजी का मतलब होता है फूलों का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? फूलों का अध्ययन करना। और एक आएगा आपका फलों का अध्ययन करना, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रो मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा घास होती है, ग्रॉस, तो घास से संबंधित अध्ययन करते हैं एग्रोस्टोलॉजी में। पैलिनोलॉजी का अध्ययन होता है विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन, जो फूलों पे परागकण होते हैं उनका अध्ययन करना। ऑन्कोलॉजी ये कैंसर डिपार्टमेंट होता है, तो कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन।
टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन, जैसे किसी के शारीरिक विकास में असमानताएं देखने को मिलती हैं तो उसको हम टेरेटोलॉजी कहते हैं। कॉन्ड्रोलॉजी की बात करेंगे तो कॉन्ड्रोलॉजी मतलब होता है उपास्थि, जो पूरी तरीके से हड्डी नहीं होती है लेकिन फिर भी वो हड्डी की तरह गुण रखती है। जैसे आप देखोगे कान का सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है बहुत सॉफ्ट होता है, यानी उसे आप कहोगे कॉन्ड्रोलॉजी। दो नसिका जो आपके नाक के जो छेद हैं उनके बीच वाला जो हिस्सा है आप उसे देखोगे वो भी एक कॉन्ड्रोलॉजी है। रीढ़ की हड्डी जो दो मोटी मोटी होती है उनके बीच में जो छोटी सी पतली सी हड्डी होती है जो केवल एक्सरे में दिखेगी वो उपास्थि कहलाती है। तो इन्हीं को हम कॉन्ड्रोलॉजी भी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी की बात करेंगे तो ये अस्थियों का अध्ययन करता है। आप जब हॉस्पिटल्स कभी ना कभी गए ही होंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो आप डिपार्टमेंट के नाम लिखे होते हैं। ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर से रिलेटेड, ऑस्टियोलॉजी मतलब हड्डी से रिलेटेड, कॉन्ड्रोलॉजी किडनी डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व किया करिए ताकि आपका नज़रिया भी बदले और बहुत सारी चीज़ें आप डेली लाइफ में याद कर पाएंगे। सेरोलॉजी जो सीरम से संबंधित होता है, और सीरम किस में होता है? रुधिर में, तो रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करना। हीमेटोलॉजी क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन से बनता है, तो ये रुधिर का अध्ययन करता है इसमें। न्यूरोलॉजी जो नसों से संबंधित होता है, जो तंत्रिका तंत्र से, तो ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित हो गया। जैसे कहते हैं ना कि किसी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखा दीजिए, नसों में दिक्कत हो रही है, मस्तिष्क में दिक्कत हो रही है, तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सजेशन देते हैं कि आप किसी न्यूरोलॉजी को दिखा दीजिए। और लिथोट्रिप्सी, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कभी नहीं सुने होते जैसे लिथोट्रिप्सी, लेकिन मैक्सिमम शब्द अपने आसपास आप देखते रहते हैं डॉक्टर के रूप में, तो यहीं से आपको याद हो जाएगी। एक चिकित्सीय प्रक्रिया है ये, जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। यानी लिथो जो ट्रिप्सी होती है, हम लोग कहते हैं ना कि ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा हमें पथरी का, लेज़र ऑपरेशन होगा, यानी कि लेज़र के द्वारा, किरणों के द्वारा जो है कि हम उस पथरी को गला देंगे, उससे किसी भी तरह का शरीर में चीर फाड़ या काटा पीटा नहीं करना पड़ेगा। पैथोलॉजी की बात करेंगे तो रोगों की प्रकृति, लक्षणों और कारकों का अध्ययन करना। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि अपना ब्लड सैंपल एक पैथोलॉजी लैब में दे दीजिए। जैसे आपका देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पाथकाइंड लैब बहुत चलती है इंडिया में, वहाँ पे अपना क्या रिपोर्ट दे दिया और उसके जो भी रोग वगैरह होंगे उनके बारे में वो जानकारी दे देगी। पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी मतलब पैरासाइट्स जो परजीवी जीवों का अध्ययन करती है। वायरोलॉजी यानी वायरस का अध्ययन करना, तो विषाणुओं का अध्ययन करना यानी वायरस का अध्ययन करना। बहुत सारे तो आपको इसके शब्दों में ही मिल जाएंगे। जैसे बैक्टीरियोलॉजी यानी बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु का अध्ययन करना। एंटमोलॉजी अर्थात कीटों का अध्ययन करना। मिर्मेकोलॉजी, मिर्मेकोलॉजी होता है चींटियों का अध्ययन करना, इंपॉर्टेंट है बहुत, अक्सर ये पूछा जाता है प्रश्न। फिर मैलेकोलॉजी जो कि मोलास्क जो खोल वाले होते हैं ना, जैसे आप देखोगे कुछ होते हैं खोल वाले घोंगा टाइप के प्रवृत्ति के जीव, उनका अध्ययन होता है। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी का मतलब होता है मत्स्य की रचना, कार्य की और इसका अध्ययन करना मछली की तरह। फिर सर्पेटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी का मतलब सर्प, सर्प मतलब सांपों का अध्ययन करना। हर्पेटोलॉजी मतलब उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन करना। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षियों का अध्ययन करना। डर्मेटोलॉजी मतलब डर्मासिस्ट, जो हम स्किन के डॉक्टर को दिखाते हैं तो डर्मासिस्ट कहते हैं उसे, त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन करना। ट्रोफोलॉजी यानी पोषण और पोषण विधियों का अध्ययन करना। वहीं टेटोलॉजी देखेंगे तो उपार्जित लक्षणों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं और उनसे संबंधित कुछ उत्पाद हैं, जैसे एपीकल्चर। एपीकल्चर की खेती किस में होती है? तो मधुमक्खी पालन में होती है, अर्थात कि शहद का जो है कि उत्पादन किया जाता है, स्पेशली बिहार में बहुत होता है। और फिर एविकल्चर, एविकल्चर मतलब पक्षियों का पालन करना। एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर का मतलब होता है जलीय जीवों का संवर्धन करना, जिसमें जंतु और वनस्पति दोनों आते हैं जो जल के अंदर रहते हैं, इसीलिए हम लोग एक्वेरियम कहते हैं। जिस एक्वेरियम में आपको थोड़े बहुत प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं, रंगीन पत्थर देखने को मिलते हैं, मछलियाँ देखने को मिलती है, तो उसे एक्वेरियम क्यों कहते हैं? क्योंकि जलीय जीवों का संवर्धन करना ही एक्वाकल्चर होता है। देखो बहुत सारी चीजें मेरे प्यारे दोस्तों सब हमारे डेली लाइफ में यूज हो रही होती है और वहीं से प्रश्न पूछा जाता है, एग्जामिनर कहीं और से नहीं लेके आता है, लेकिन उन डेली लाइफ की यूज को हम लोग वहाँ पे तैयारी के पर्पज से नहीं देखते हैं, बस केवल यूज करते हैं। फिर उसे हम क्या करते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, तो फिर वहाँ पे रटते हैं, दिमाग लगाते हैं, जबकि डेली लाइफ में वहाँ पे याद हो जाता है। एल्गी कल्चर, एल्गी मतलब होता है शैवाल, तो यहाँ पे शैवाल की खेती करना होता है। पीसी कल्चर, अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो ये कल्चर वर्ड लिख के आ रहा है ना सबसे पीछे, कल्चर, इस कल्चर का मतलब होता है कि उसकी खेती करना या उसका उत्पादन करना, यहाँ अध्ययन करना नहीं होता है। देखिए मछली पालन करना यानी कि पाल रहे हैं। एग्रीकल्चर अर्थात कि फसल करना, फसल की खेती करना, पशुपालन करना।
सेरीकल्चर, ये कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु कीटों का पालन करना। सिल्वीकल्चर, जो कि वन का संवर्धन करना। स्पॉन्जिकल्चर, स्पंज का संवर्धन करना। फ्लोरीकल्चर, फ्लोरी मतलब फ्लावर, फ्लावर से हो जाता है फूल, फूल की खेती करना। ओलेरीकल्चर, ये सब्जियों की कृषि करना होता है। उसके बाद आता है आपका अर्बोरीकल्चर, अर्बोरीकल्चर जो कि वृक्षों और झाड़ियों की कृषि करता है। हॉर्टिकल्चर होता है फूलों, फलों, सब्जियों, मसालों की खेती करना। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागानी पद्धति। कैसी पद्धति होती है? बागान लगाना। और बागान में हम लोग सामान्यतः क्या होता है, हर प्रकार की चीज़ों को उत्पादित करते हैं। पोमोलॉजी की बात करेंगे तो फलों का अध्ययन होता है, और अभी हमने ऊपर पढ़ा था फूलों का अध्ययन। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी का मतलब होता है फसलों का अध्ययन करना। वर्मी कल्चर, ये कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुए का पालन करते हैं। ओस्ट्रीकल्चर, जो ओस्ट्रीकल्चर होता है ये व्यापार हेतु सीपों के में कृत्रिम प्रजनन करते हैं ताकि उनकी संख्या बढ़ सके। ओलेरी कल्चर की बात करेंगे तो जैतून, जैसे ऑलिव ऑयल होता है ना, ऑलिव ऑयल को हम लोग लिखते हैं, तो ऑलिव ऑयल का मतलब होता है जैतून, तो जैतूनों का उत्पादन करना, संरक्षण करना, उनका व्यापार करना। हेलीकल्चर, ये घोंगे का संवर्धन करता है। विटीकल्चर, ये अंगूरों का उत्पादन करता है। मेरीकल्चर, ये मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन करता है। और मोरीकल्चर, अगर मेरी लिखा है तो ये मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन, और अगर उसने मोरीकल्चर लिख दिया तो ये सहतूत की खेती हो जाती है। किसकी खेती हो जाती है? सहतूत की। और हाइड्रोपोनिक्स की बात करेंगे या एरोपोनिक्स जो कल्चर होते हैं, ये मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है। अब मृदा विहीन पादप संवर्धन का मतलब या तो आप वायु में पादप पैदा करेंगे या फिर आप एरोकल्चर में करेंगे, मतलब कि हवा में करेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली द्वारा जो पादप का संवर्धन किया जा रहा है, हाइड्रोपोनिक्स में क्या लिखा है? अभी अभी हमने पढ़ा कि मृदा विहीन है। तो मृदा विहीन का मतलब हमने क्या किया कि यहाँ पे एक वायु का पत्थर, एयर स्टोन है, यहाँ पे वायु निकालने के लिए पंप है और इसमें पोषक तत्व हैं। तो यहाँ पर इन पौधों की क्या हो रही है? खेती हो रही है। अब आइए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे दो और बचे, सिट्रीकल्चर। सिट्री मतलब क्या होता है? साइट्रिक एसिड, यानी कि खट्टे फल। तो खट्टे फल और फलों का उत्पादन करना। वेजिकल्चर मतलब वेज होता है, जो कि सब्जियों और पौधों की कृषि से संबंधित होता है। तो इस तरीके से आपने इन सारे कल्चर्स को पढ़ा, और अब हम लोग प्रीलिम्स के पेपर में जो आए हुए प्रश्न हैं हम उन पे स्टडी करेंगे और वहाँ से देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं। जंतु विज्ञान अर्थात कि जूलॉजी, जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, इसीलिए चिड़ियाघर में जंतु देखने को मिलते हैं। तो उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि किसका अध्ययन किया जाता है? क्या केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित और मृत जानवरों दोनों का, या जीवित और मृत वनस्पति दोनों का? तो पहले तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए कि जब जंतु की बात हो रही है तो वनस्पति की बात ही खत्म कर दीजिए आप यहाँ से। तो आप देखोगे ए और सी में बचा है, तो केवल जीवित की नहीं बल्कि मृत जानवरों का भी जो अध्ययन होता है वो भी जूलॉजी के अंतर्गत आता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित और मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके जनक यानी फादर अरस्तु विज्ञान है। अर्थात कि जूलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है? अरिस्टोटल अर्थात अरस्तु जी हैं। अगला यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करने के लिए दिया है, और मैंने बताया था कि जहाँ पे भी पेलियो वर्ड लग जाए उसका मतलब होता है जीवाश्म का अध्ययन करना। तो ये हो जाएगा डी का 1 आपका हो जाएगा। और पक्षियों के लिए जो हमने बताया था वो हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। और इकोलॉजी का मतलब होता है पर्यावरण, और जेनेटिक्स का मतलब होता है वंशानुगति या वंशागति। तो इसी तरीके से आपको अध्ययन करना है। अब देखिए बायोलॉजी का तो मतलब हो गया किसका? जिसमें जैविक घटकों का अध्ययन करेंगे, यानी बॉटनी अगर लग जाएगा तो वनस्पति, जूलॉजी लग जाएगा तो जंतु, लेकिन उनके जीवाश्म का अध्ययन करना है, ये पहचान होगी आपको पेलियो वर्ड से। तो यहाँ पे आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप यहाँ पे मिलान भी कर सकते हैं। पक्षियों के लिए ऑर्निथोलॉजी, वंशागति के लिए जेनेटिक्स, पर्यावरण के लिए इकोलॉजी, और जीवाश्म के लिए पेलियोबायोलॉजी। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों एंथोलॉजी। और पोमोलॉजी क्या कहलाता है? वो फलों का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी जो होता है वो फलों का अध्ययन कहलाता है। और एग्रोस्टोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो ये घास का अध्ययन कहलाता है। और फ्रेनोलॉजी की बात करेंगे तो ये मस्तिष्क का अध्ययन करता है। एक तरीके से किसका अध्ययन करता है? मस्तिष्क का अध्ययन करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेनोलॉजी की बात करेंगे तो ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और विक्षिप्तता का अध्ययन करता है। एंथोलॉजी की बात करेंगे तो फूलों का अध्ययन करता है। एग्रोस्टोलॉजी यानी घास से संबंधित अध्ययन। और पेलिनोलॉजी का होता है विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कीटों के अध्ययन से संबंधित है कि कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये एंटोमोलॉजी अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है?
एंटमोलॉजी। और यहाँ पे देखेंगे पैरासिटोलॉजी लिखा है। पैरासिटोलॉजी का मतलब होता है जो परजीवी घटक होते हैं, तो इनका अध्ययन परजीवी का कहलाता है। इक्थियोलॉजी की बात करेंगे तो अभी हमने पढ़ा पक्षी का अध्ययन होता है। मेलेकोलॉजी, अब ध्यान देना, एक होता है मेमेलॉजी और एक होता है मेलेकोलॉजी। ये जो आपके खोल वाले जो जीव जंतु होते हैं ना, जैसे कि आपका घोंगा वगैरह, उनका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इक्थियोलॉजी का अध्ययन होता है मत्स्य, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया, ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षियों का, जबकि इक्थियोलॉजी होता है मत्स्य का अध्ययन, यानी उनकी कार्य की, उनकी संरचना का अध्ययन करना। एंटमोलॉजी का अध्ययन कीटों का होता है, पैरासिट का होता है परजीवी का, और मेलेकोलॉजी जो होता है मोलास्क यानी कि घोंगा वगैरह का अध्ययन होता है इसमें। अगला प्रश्न है आपका 2017 में पूछा गया लेटेस्ट, कौन सा विषम जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो भाई मानव जनसंख्या जो होती है, मानव समुदाय के आंकड़ों से संबंधित क्या होगा, तो इसको हम लोग डेमोग्राफिक कहते हैं, जननांकिकी यानी जनसंख्या की अध्ययन करना। तो सी हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे डेमोग्राफी लिखा भी है। डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तत्वों और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण, बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन, परिवर्तन के उत्तरदायी कारण जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। दोस्तों इसके साथ ही हम लोग आरओ और यूपी पीसीएस के जो पीवाईक्यू हैं, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हैं, हम उनके भी हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें हम केवल इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे, बाकी जो ऑप्शंस और एक्सप्लेनेशन होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आगे आपके एग्जाम से वहाँ से जो प्रश्न बने या रिपीट प्रश्न हो तो वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो ये सारी सीरीज हम लोग कुछ ही दिनों में शुरू करने वाले हैं, और साथ ही साथ इसके ऊपर जो टेस्ट सीरीज है, स्पेशली जीएस वर्ल्ड की, ध्येय आईएएस की, इनको भी अब शुरू किया जाएगा 1 से 2 दिन में। अब बस ज़्यादा लेट नहीं है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस जल्दी आपको इसका अध्ययन मिलेगा, मतलब टेस्ट सीरीज का। और पीडीएफ के लिए तो मैंने बता ही दिया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे आप व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप ले सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहेंगे? तो इसे हम एथनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथनोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 7 पर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या भी दी है कि एथनोलॉजी का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के वैज्ञानिक और विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन करना। इथनोग्राफी की बात करेंगे तो किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन करना। इथोलॉजी की बात करेंगे तो मानव सहित जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करना। एथिक्स की बात करेंगे तो नैतिक आचार और कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना। अगला प्रश्न है आपका, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहेंगे? तो जब मशीन की बात की जा रही है तो बायोनिक्स होगी। क्या हो जाएगी? बायोनिक्स होगी। अब यहाँ पर पढ़ते हैं इसको हम। बायोनिक्स की बात करेंगे तो जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका उपयोग किया जाता है। वहीं बायोनोमिक्स की बात करेंगे तो जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करना। बायोनॉमी की बात करेंगे तो जीवन के नियमों का अध्ययन करना। और आगे देखते हैं बायोमेट्री की, तो बायोमेट्री का मतलब होता है गणित और सांख्यिकी की तकनीकों का जीव विज्ञान में यूज करना या अध्ययन करना। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है पेलियो वनस्पति, और पेलियो का मतलब होता है जीवाश्म। तो वनस्पति के जो जीवाश्म होंगे वो जंतु का नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। हाँ, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो होना चाहिए था वनस्पति जीवाश्म। क्या होना चाहिए था? वो वनस्पति जीवाश्म होना चाहिए था। आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, फॉसिल प्लांट्स के, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़ हो गया, सूखा आ गया, भूकंप आ गया, इनके कारण दब गए थे और उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन के लिए हम सेरीकल्चर वर्ड का प्रयोग करते हैं, जबकि फ्लोरीकल्चर की बात करेंगे तो फ्लोरी का मतलब होता है फ्लावर और यहाँ फूलों का अध्ययन होता है। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, और इस बागवानी में हम लोग सामान्यतः फल का अध्ययन, सब्जी का अध्ययन, फूलों का अध्ययन, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। यहाँ इसकी व्याख्या को भी हम लोग देखेंगे कि एपीकल्चर की बात करेंगे तो मधुमक्खी पालन की बात होती है। हॉर्टिकल्चर का मतलब पुष्प और फल देने वाले पौधों का अध्ययन करना। सेरीकल्चर का मतलब कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन करना। और फ्लोरीकल्चर का मतलब होता है सजावट के काम आने वाले फूलों का अध्ययन करना।
मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है दोस्तों किसमें, सेरीकल्चर में, एपीकल्चर, पीसी कल्चर या टिश्यू कल्चर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जबकि सेरीकल्चर में क्या होता है, रेशम के कीट का उत्पादन। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, ऊतकों का होता है। वहीं अगर हम पीसी कल्चर की बात करेंगे तो मत्स्य पालन का होता है। किसका होता है, मत्स्य पालन का। आगे देखते हैं, फिर से अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, सही है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, यह भी सही है। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ये गलत है। फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, यह भी सही है। सब्जियों की खेती को ओलोरीकल्चर कहते हैं, क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर। यहाँ देखेंगे आप कि फलों की कृषि को पोमोलॉजी, बागवानी कृषि की एक विशेष पद्धति है, इसके तहत फलों की कृषि को पोमोलॉजी कहते हैं, सब्जियों की कृषि को ओलेरीकल्चर कहते हैं, और फूलों की खेती के लिए हम इसमें क्या वर्ड यूज करेंगे, फ्लोरीकल्चर करेंगे। ओके, तो ए और डी के तहत फूलों की खेती और फलों की खेती के लिए क्रमशः फ्लोरीकल्चर और पोमोलॉजी दिया गया, जो बिल्कुल सही माना गया है। लेकिन सब्जी के लिए जो दिया गया है हॉर्टिकल्चर शब्द, ये गलत है, क्योंकि इसके लिए विशिष्ट रूप से ओलेरीकल्चर शब्द का प्रयोग हम करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो भाई सब्जी के लिए जो काम आने वाले पौधे होते हैं उसे हम ओलेरीकल्चर ही तो कहेंगे। क्या कहेंगे, ओलेरीकल्चर। अभी हमने पढ़ा सब्जियों के लिए। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। एपीकल्चर शहद की खेती होती है, सही बात है। सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म या रेशम के कीट की खेती होती है, यह भी सही है। पीसी कल्चर जो लाख का कीड़ा होता है, यही गलत है, क्योंकि पीसी कल्चर में हम लोग मत्स्य का अध्ययन करते हैं, यानी कि मछलियों का पालन करते हैं, अध्ययन नहीं, मछलियों का पालन। जबकि हॉर्टिकल्चर में आप यहाँ फूल को सही मानेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। लेक्सिकोग्राफी, फिलोलॉजी, एंटमोलॉजी, आइनोकोग्राफी। तो देखिए एंटमोलॉजी आपको अगर पता है तो आप इसे गलत कर सकते हो, क्योंकि मानव शरीर नहीं बल्कि कीटों का अध्ययन करता है। और जब कीटों का अध्ययन एंटमोलॉजी करता है तो ये कैसे सही हो गया, आइकोनोग्राफी भी गलत हो गया। अब बचते हैं ए और बी, तो इसमें भी केवल ए सही है। लेक्सिकोग्राफी में होता है शब्दकोश का संकलन, यानी डिक्शनरी के रूप में एक काम करता है। लेक्सिकोग्राफी में शब्दकोश का संकलन और संयोजन होता है। फिलोलॉजी में भाषा की संरचना और विकास एवं इतिहास का अध्ययन होता है। एंटमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। आइकोनोग्राफी में प्रतिमाओं और चित्रों का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न फिर से है, लेक्सिकोग्राफी का जो संबंध होता है वो किससे होता है, शब्दकोश के संयोजन से, या जिसको हम कह सकते हैं डिक्शनरी होना, डिक्शनरी की बात करें। अगला प्रश्न है आपका, विटीकल्चर, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है। तो भाई अंगूर की खेती के लिए हम लोग विटीकल्चर प्रयोग करते हैं, और सिल्क की खेती के लिए हम लोग सेरीकल्चर की बात करते हैं। शहद की जो खेती होती है उसके लिए हम एपीकल्चर की बात करते हैं। ओके, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कीट संवर्धन। तो कीट संवर्धन का मतलब होता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटमोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कीट संवर्धन कीटों जैसे कि केचुए की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र और भूमि की आंत कहलाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। क्या है, जैव उर्वरक। अगला प्रश्न यहाँ पे, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त जो वर्म होता है वो कौन सा वर्म होता है, तो अर्थवॉर्म उसे कहते हैं। कौन सा वर्म होता है, अर्थवॉर्म। अगला प्रश्न है आपका 19, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है। तो भाई जेनेटिक्स तो जो है कि आपका आनुवंशिकता का अध्ययन करेगा, तो आनुवंशिकता का अध्ययन करेगा। यहाँ पे आप यहाँ पर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि जेनेटिक्स या आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षणों और उनकी वंशानुगति या वंशागति यानी जो वेरिएशन होता है उसका अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका जेरेंटोलॉजी, और मैंने बताया था जेरेंटोलॉजी में वृद्धों का अध्ययन किया जाता है, बड़े बुजुर्गों का यानी बूढ़े लोगों का। जेरेंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तथा शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर के कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी हैं। अर्थात कि शरीर में बुढ़ापा अगर आ रहा है तो किन किन कारणों की वजह से आ रहा है, ये सभी अध्ययन हम देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से रिपीटेड है कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की जो विधा होती है उसको हम लोग जेरेंटोलॉजी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जेरोंटोलॉजी। और जबकि ओंकोलॉजी की बात करेंगे तो ये कैंसर से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं फिर से इस चीज को दोबारा।
जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, जैविक पहलुओं के अध्ययन की एक विधा है। ओंकोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी के द्वारा पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का। अगला प्रश्न, जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी। अब आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न को। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन में से संबंधित है। पेडोलॉजी का मतलब होता है मिट्टी से संबंधित, और यहाँ पे मिट्टी का अध्ययन करने का मतलब हो गया पेडोलॉजी। तो इसको पढ़ते हैं। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक है जिससे हर पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय से निर्मित होती है, वेदरिंग से। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे डियर फ्रेंड्स, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो अस्थियों की बात हो रही है तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। आइए चारों को पढ़ लेते हैं। ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है अस्थियों यानी हड्डियों का अध्ययन। ओरोलॉजी का मतलब होता है पर्वतों का अध्ययन। सेरोलॉजी का मतलब होता है रुधिर सीरम का अध्ययन। और जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन करना। अगला हमारा 25 प्रश्न नंबर है, बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होती है, यही हमने बताया। और सेरोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? जो रुधिर का सीरम होता है यानी कि खून का जो सीरम होता है उसका अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त कैसे होती है? तो सर्पेटोलॉजी के रूप में होती है, सर्पेटोलॉजी होती है। यहाँ पढ़ते हैं हम लोग कि सर्पेटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन और इक्थियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बेमेल को ज्ञात करिए। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, साइकोलॉजी यह एक विषय के रूप में, मानव विज्ञान के रूप में, बाकी सब जीवाणु यानी रोग के बारे में है। जैसे फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित विधाएं हैं, जबकि साइकोलॉजिकल जो मनोविज्ञान है वो एक अलग विधा है, एक विषय के रूप में है। हाइड्रोपोनिक्स की बात करेंगे तो मृदा विहीन पादप का संरक्षण जब किया जाता है, जहाँ पे मिट्टी में खेती न करके पानी में खेती की जाती है। यहाँ लिखा जा रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। और यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते बल्कि जल में पौधे उगाए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा पहला लेक्चर, और पहला लेक्चर था जो कि बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बेस पे था, जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं आपको ज़्यादा डिटेल से समझाता। इसीलिए आज हम पहली क्लास को बड़ी नहीं करेंगे। दूसरी क्लास हमारी रहेगी जैव विकास की, बायो डेवलपमेंट की, कि कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई है, कैसे जीव का उत्पत्ति हुई, सबसे पहले पौधे के रूप में कौन आया, सबसे पहले जो है कि फंगस कैसे आया, या कवक की उत्पत्ति कैसे हुई। इन सभी चीज़ों पे हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको ज्योग्राफी की क्लास भी इसी के साथ रेगुलर मिलती रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पर पहली बार आए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं, जहाँ पे PDF, न्यूज़पेपर, करंट अपडेट्स और जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होते हैं उन सभी चीज़ों को वहाँ पर हम लोग अपडेट करते हैं। वहाँ पर PDF भी मिलती है, तो वहाँ आपको सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।